हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए फ्रेंड्स मॉडल टेस्ट नंबर 11 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडल टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट नंबर 11 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। देखिए, एक तरफ पंचवर्षीय योजना दी गई है और दूसरी तरफ उनकी अवधि दिया गया है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये 1951 से 56 तक थी, बिल्कुल सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी यह हेराल्ड डमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरा पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक था, और यह जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये 1961 से लेकर के 1966 तक थी। तो फ्रेंड्स, ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि 1969 से 1974 तक थी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए हुआ क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, दरअसल 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध तथा सूखा पड़ने की पृष्ठभूमि में 1966 से 1967, ठीक है, फिर उसके बाद 1968 से 1969, ये जो था फ्रेंड्स 1966 से 67, और फिर 1968 से 69 की अवधि योजना अवकाश की अवधि थी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ध्यान रखेंगे, कितनी वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी? 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। उसके बाद 1969 से 1974 तक जो था ये चौथी पंचवर्षीय योजना का अवधि था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। देखिए, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? साउदर्न एल्प्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में भी, साउदर्न एल्प्स, ठीक है, पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के बीच से गुजरने वाली पर्वतमाला है। उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कुक पर्वत स्थित है। ठीक है, कुक पर्वत ध्यान रखेंगे। तो ये न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एक हो जाती है, और बांग्लादेश में गंगा को जहां पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है वहीं ब्रह्मपुत्र को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जब दोनों नदियां की जो धारा है ये संयुक्त होकर जब आगे बढ़ती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। गौतम जो थे फ्रेंड्स ये क्या थे? तो ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, जैमिनी जो थे ये जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक इन्होंने किया था, प्रवर्तन किया था। तो ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। और शंकराचार्य जो थे फ्रेंड्स ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड्स ये था पाटिल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान जो था ये शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्रव्यमान संख्या हमेशा खाली स्थान दिया गया के बराबर होती है। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ठीक है, इन्हीं के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर द्रव्यमान संख्या होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन जो दिया गया है ये सही है। चलिए एक एक करके सभी कथन को पढ़िए। कह रहा है कि एथेनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है, बिल्कुल सही दिया गया है। एथेनॉल के गलनांक और कथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं, ये भी सही दिया गया है। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो देखिए, तीनों कथन जो है सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर इसका 1, 2 और 3 सभी जो है सही दिया गया। यही पूछा गया था प्रश्न में कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन सही हैं। उसके बाद देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने
नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी? तो ये था 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और 73वां जो था, इसके जरिए पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो देखिए, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संक्षेप में TRIMS से क्या बनता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो हिंदी में क्या हो जाएगा? व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट एक भौगोलिक प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से मिले हुए प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। तो ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्राज़ील का जो सेंटोस बंदरगाह है, यह कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेंटोस हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है? तो नदियों द्वारा जो निर्मित मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी है। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है इसी मिट्टी का है हमारे देश में। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1921 राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1921 को महान जननांकीय विभाजक यानी कि डेमोग्राफिक डिवाइडर की संख्या दी जाती है। देखिए 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी, इसीलिए इस वर्ष को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये संबोधित किया जाता है कह करके कोयम्बटूर को। तो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये जोड़ता है, तो ये किसको जोड़ता है फ्रेंड्स बताइए? तो ये जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। उसके बाद देखिए जलमार्ग 2 जो है यह सादिया को धुबरी से जोड़ता है। उसके बाद जलमार्ग 3 जो है ये कोल्लम को कोटापुरम से जोड़ता है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जलमार्ग संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा कि ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तांबा उत्खनन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत लैंप का आविष्कार एडिसन ने किया था, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स सेफ्टी लैंप पूछा जाता है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार तो हम्फ्री डेवी ने किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार। ठीक है, हम्फ्री डेवी ने किया था। उसके बाद देखिए विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आंवला जो है यह इसका सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती व्यवहृत होती है क्योंकि, तो देखिए क्योंकि इसका बिखराव जो है ये कम होता है, इसका न्यूनतम बिखराव होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और ये कम स्कैटरिंग करता है। इसका जो स्कैटरिंग है, बिखराव है, ये कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उससे आवश्यकता है, तो उसको आवश्यकता है अवतल लेंस का, कनकेव लेंस का, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नतोदार ताल की। ठीक है, यानी कि अवतल, यहाँ लिख देता हूँ अवतल लेंस की। क्लियर? ये देखिए उन्नतोदार ताल जो है ये क्या है? उत्तल लेंस है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, तो आपको पता है कि ये ठोस में, इस्पात में सर्वाधिक गति से चलती है। ठीक है, उसके बाद हवा में, फिर उसके बाद पानी में यानी कि द्रव्य में।
और देखिए शून्य जो है यानी कि निर्वात है, ये शून्य, इसमें ध्वनि गमन नहीं करती है, ध्यान रखेंगे निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए तो पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है, तो ये कितना होता है, ये होता है 707 mm पारे से कम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निकेई क्या है। निकेई क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, निकेई जो है यह टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकेई 225 भी इसको कहा जाता है, निकेई 225 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबद्ध थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम मार्गी। ठीक है फ्रेंड्स, राम मार्गी शाखा से संबद्ध थे संत रामानंद। और फ्रेंड्स देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया था। कबीर रैदास इनके शिष्य थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रामानंद के। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें से सरदार पटेल हो जाएगा। सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो सिस्मोग्राफी के अंतर्गत भूकंप की तीव्रता, प्रभाव और कारण का अध्ययन किया जाता है, जबकि सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने वाला उपकरण होता है। तो ये हो जाएगा आपका भूकंप। उसके बाद देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गढ़वाल हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में जो घास के मैदान है उनको बुग्याल कहा जाता है, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो लाई हरोबा जो है यह मणिपुर में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और देखिए, रुडोल्फ जो विर्चो हैं, रुडोल्फ विर्चो ऐसे भी लिखा जाता है, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुडोल्फ विर्चो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, बरघेर कहा जाता है। तो यहाँ पर बरघेर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मिलान करना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये संबंधित है थॉमसन से, प्रोटॉन जो हो जाएगा ये रदरफोर्ड हो जाएगा, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। तो इसको मिला लीजिएगा अब आप लोग। ठीक है, 2, 1 और 3 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 2, 1 और 3 कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इसको एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिएगा कि सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु, अब यहाँ से चुन करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है सामान्यतः संयोजी आबंध वाले अणु जो होते हैं वो, अब आपको देखिए यहाँ उनके क्वथनांक और गलनांक आयनिक आबंध वाले अणु की तुलना में उच्च होते हैं, ये गलत दिया गया। ठीक है, विद्युत के कुचालक होते हैं, सही है। और देखिएगा ये अणु के अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं, ये भी सही दिया गया है। तो राइट आंसर इसका जो है कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। संयुक्त बैठक जो है ये आर्टिकल 108 में है। इसको आहूत करता है भारत के राष्ट्रपति, और इसका अध्यक्षता करता है कौन, तो लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये विधेयक है साधारण विधेयक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, ग्लूकोज का पायरुट में विखंडन कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है, याद रखेंगे कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
तो इसका जो तत्कालिक कारण था वो आपको पता है कि चर्बी वाले कारतूस से संबंधित जो विवाद था वही था। गाय और सुअर की चर्बी से बने होते थे जिसको काटने दांत से काटा जाता था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। ये सब क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो कल ही मैंने बताया था आपको, चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। संविधान के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको भी ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघ समिति के, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो उस समय कौन था, क्लीमेंट एटली था, ठीक है फ्रेंड्स। और विंस्टन चर्चिल कब थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे, ठीक है। उसके बाद देखिए गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो ये सामंत सेन था, ठीक है, सामंत सेन। लेकिन इसमें देखिए सामंत सेन का नाम नहीं दिया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि सेन वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो माना जाता है किसको, तो वास्तविक संस्थापक का श्रेय जो है या विजय सेन को दिया जाता है, ठीक है। तो विजय सेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेन वंश की राजधानी नादिया थी, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बंगाल में है। और देखिए सेन वंश के जो शासक थे उनका नाम क्या था, लक्ष्मण सेन। इन्हीं के दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के जो लेखक जयदेव थे वो रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र कौन हो जाएगा बताइए जल्दी। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वघोष, ठीक है। हर्षचरित्र वानभट्ट। उसके बाद देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था किस वर्ष, बताइए। तो ये घटा था 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था, तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1542 में, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था, ये किनके गर्भ से पैदा हुए थे, तो इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के निवास पर इनका जो है जन्म हुआ था। अकबर किसका बेटा था, तो अकबर जो था फ्रेंड्स यह इसका हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अफगान शासक कौन था, तो फ्रेंड्स यह कौन था, लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी। इसी को पहला अफगान शासक का स्थापना का श्रेय दिया जाता है, बहलोल लोदी। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है एकल नागरिकता का, और एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो केवल संसद के द्वारा। किसके द्वारा, केवल संसद के द्वारा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को, किसको, भारत के उपराष्ट्रपति को, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आनंद मठ के लेखक हैं, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद देखिएगा कि ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम हम लोग पत्थर चट्टा का नाम आपने सुना होगा, पत्थर चट्टा यही ब्रायोफाइलम है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो है नए पौधे का प्रवर्धन पत्ती से होता है। उसके बाद देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है। ये जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं यह जल में घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये ठोस में होता है। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, यानी कि प्रभाजी आसवन के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। उसके बाद देखिए निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है, तो देखिए इसमें से केवल एक ही तत्व से बना हुआ है हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है,
ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सोल्स ने आविष्कार किया था, सोल्ज भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा इस तरह से, सोल्ज। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइप राइटर के। ठीक है, टाइप राइटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ट्रांजिस्टर का भी पूछा जाता है, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 3 लोगों ने किया था, जॉन बार्डिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ जॉन बार्डिन, उसके बाद वाल्टर ब्रेडन और विलियम साकले, विलियम साकले या फिर सॉकली, जो भी पढ़ लीजिए। तो ये 3 लोगों ने किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार, टाइपराइटर का सोल्ज ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, तो इसमें से आपका क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाला जो बीमारी है वो कौन सा है। तो बच्चों में जो बीमारी होता है ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण, वो आपका होता है क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था, तो ये जारी किया गया था, सफारी क्या है, वेब ब्राउजर है, 2003 में। ठीक है फ्रेंड्स, 2003 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 31 अगस्त 1978 को राज्यसभा से और 7 दिसंबर 1978 को लोकसभा से पारित किया गया, और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 30 अप्रैल 1979 को। तो नियमतः तो 1979 होना चाहिए था। और देखिए इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके एक नए अनुच्छेद 301 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संबंधी अनुच्छेद 352 को भी संशोधित किया गया, और यह दोनों संशोधित प्रावधान 20 जून 1979 से लागू हुआ था। लेकिन ऑप्शन में देखिए 1979 नहीं दिया गया, 1978 दिया गया है। ठीक है, आप लागू पूछेगा तो 1979 आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चांदी का अपेक्षित घनत्व होता है, तो ये 10.8 होता है। उसके बाद देखिए कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है, तो फ्रेंड्स ये 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये है कौन सी बेरोजगारी, तो ये अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है ये किस प्रकार के जीव में होता है, तो फ्रेंड्स खुला परिसंचरण तंत्र ऑर्थोप्रोडा और मोलास्का में होता है। तो देखिए ऑर्थोप्रोडा तो नहीं दिया गया, मोलास्का यहाँ पर दिया गया है, तो ये मोलास्का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वीजीए का अर्थ क्या होता है। वीजीए का अर्थ होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखेंगे वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये बनते हैं 20 अमीनो एसिड से। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स 71 से लेकर के 80 तक में मैथ के क्वेश्चन है। उसके बाद 81 से 90 तक में इंग्लिश के क्वेश्चन है, और 91 से लेकर के 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है। चलिए मैथ के क्वेश्चन का मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूं, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए राइट आंसर इसका 3.5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 132। उसके बाद देखिए 73 का करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 600। उसके बाद देखिएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया फॉर्मूला बेस्ड। उसके बाद देखिए 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथ का जो है आप लोग एटलीस्ट फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस वाला हो गया, उसके बाद आपका जो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, बेलन का, शंकु का, ठीक है, गोला का, इन सब का आप जरूर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 76 का देख लीजिए, 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा 33। 77 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79 का देखिए इसका करेक्ट आंसर 64 हो जाएगा। ठीक है, और 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 280 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अंग्रेजी का क्वेश्चन है, इडियम दिया गया है एट ड्रैगर्स ड्रॉन।
तो ये क्या होता है, एट ड्रैगर्स ड्रॉन। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी, यानी कि बिंग होस्टाइल इसका हो जाएगा, बिंग होस्टाइल। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी कि यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर कहाँ पर दिया गया है, टुडे वी आर क्लोजर टू रीचिंग एन एग्रीमेंट दैट वी वर ए फ्यू मंथ्स एगो। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है डैन की जगह है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यहाँ डैट जो लगा हुआ ना, डैट, डैट की जगह पर दैन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, टुडे वी आर क्लोजर टू रीचिंग एन एग्रीमेंट देन वी वेयर। ठीक है, तो यहाँ देन का इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन गलत ही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा वाइल वॉकिंग ऑन द बीच, वी खाली स्थान दिया गया सी सेल्स। बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असेंबल्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ बेगर जो लिखा गया है, बेगर वो कौन सा सही लिखा गया है, बेगर जो लिखा है BEGGAR होता है, BEGGAR, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईडियम फिर दिया गया वंस इन ब्लू मून, वंस इन ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कभी कभार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेयरली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, करेक्ट इसको अगर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इंप्रूव करिए, अगर नहीं इंप्रूवमेंट की आवश्यकता तो देखिए यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन दिया गया है। वन कैन सक्सीड इन बिजनेस अनलेस वन इज प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। अब यहाँ पर देखिएगा वन कैन सक्सीड के स्थान पर वन कैनॉट सक्सीड होगा। ठीक है, वन कैनॉट सक्सीड ये वाला होगा, वन कैनॉट सक्सीड इन बिजनेस अनलेस वन इज प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है, ही खाली स्थान दिया गया हिमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग सुगरी फूड्स, तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ही रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग सुगरी फूड, यानी कि अपने आप को मतलब मीठा खाना से वह अपने आप को बचा रहा है, परहेज कर रहा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम मेनस का बताना है। तो देखिए मेनस का मतलब क्या होता है, खतरा होता है, तो यानी कि यहाँ पर देखिएगा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, न्यूसेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, यानी कि उल्टा शब्द बताना है किसका, तो सागी का। सागी का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, सागी का मतलब गीला होता है। ठीक है, और इसका उल्टा यानी कि सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा डैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, उसको क्या कहा जाता है, तो इनविंसिबल कहा जाता है, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, अजय हो जाएगा, इनविंसिबल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है आपको, जीवन अवसरों में एक धारा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो जीवन अवसरों में एक धारा जो है ना, अवसरों में नहीं होगा, अवसरों की एक धारा है। ठीक है, तो ये में की जगह पर की होगा, तो ये वाला जो है अवसरों की एक धारा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेता ने बहुत ही बढ़िया खाली स्थान दिया, तो क्या देते हैं, भाषण देते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देखिए इसमें निराकार किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये निराकार जो लिखा जाएगा, निराकार ये वाला सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभ्युदय का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो अभ्युदय का अर्थ प्रगति होता है, उन्नति होता है, तो उन्नति यहाँ पर हो जाएगा। उल्टा पूछा जाता तो अवनति हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, यहाँ आपको त्रुटि बताना है कहाँ, तो संतों को थोड़ी होगा, संतों को जीवन थोड़ी होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, संतों का जीवन जो है, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, तो ये वाला जो है ना संतों को नहीं होगा, ये वाला गलत दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द एक साथ चलने वाला जो है उसको क्या कहा जाता है, सहगामी कहा जाता है, सहगामी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विस्तृत का विलोम बताना है, तो विस्तृत मतलब क्या होता है, विस्तार से, संक्षिप्त हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चेहरे पर हवाइया उड़ना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चलिए बताइए आंसर इसका, कमेंट करिएगा, अपना स्कोर बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि इसमें विलोम शब्द बताना है कनिष्ठ का। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, आयु में छोटा, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो वरिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें निरामिष कौन सा सही लिखा गया है, तो ये वाला निरामिष जो है ना, ये सही लिखा गया है।